जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट लेक्चर के अगले से का आगाज़ करते हैं। 98 पार्ट बी। इसमें हम इंटरनल कंट्रोल के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर में हमने सेल सिस्टम कंप्लीट किया था। कंप्लीट नहीं, बेसिकली उसमें सिर्फ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स और कंट्रोल एक्टिविटीज़ को कवर किया था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को नहीं किया था। आज हम कल सेल सिस्टम कवर किया था, आज परचेज सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन परचेज सिस्टम की तरफ जाने से पहले जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले, प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कंसेप्ट के लिहाज से आपने रीड किया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को रीड किया और कंट्रोल एक्टिविटीज़ को भी रीड किया। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वो जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ में बोल्ड वाले वर्ड थे वो याद हो गए? याद कर लें, शाबाश, बेहतरीन। अगर आपने याद कर लिया है, बेहतरीन। इसी तरीके से रोज़ का रोज़ याद करते जाएं, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसमें जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो एग्जामिनर आइडेंटिफाई करता है, दो चीज़ें। पहली, जो इस टॉपिक में स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहता है जब मैं बच्चों से कंट्रोल एक्टिविटीज़ पूछता हूँ ना, किसी एक डिपार्टमेंट की, पूरा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाएंगे, वो आई कैप किसी एक डिपार्टमेंट की नॉर्मली पूछते, तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की कंट्रोल एक्टिविटीज़ को मिक्स कर देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मिक्सिंग ना हो। यही वजह है कि आपको पहले कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है हर डिपार्टमेंट का, फिर कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस डिपार्टमेंट में काम क्या हो रहे हैं, उसके लिहाज से ही कंट्रोल। अगर आप देखेंगे ना, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल एक्टिविटीज़, वो लॉजिकल कनेक्शन है दोनों का। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट का कंट्रोल ऑब्जेक्टिव यानी मकसद क्या है उस डिपार्टमेंट का वो पता होगा ना, तो उसके अंदर जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको लिंक हो जाएगी कि इसमें ये चीज़ थी। मतलब है, जो डिपार्टमेंट इनवाइस को रिलेट नहीं कर रहा, डील नहीं कर रहा, इनवाइसिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स कोई है ही नहीं उसका रेलिवेंट। ठीक है, तो पहला बड़ा एरर इस चैप्टर के क्वेश्चंस में स्टूडेंट क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, किसी और सिस्टम या किसी और डिपार्टमेंट के कंट्रोल्स को मिक्स कर देते हैं दूसरे के साथ। आपने ये काम नहीं करना। क्लियर? दूसरी बड़ी गलती करते हैं कि सिर्फ हेडिंग ही लिख देते हैं, ये तो जनरल हेडिंग लिख देते हैं, एक्सप्लेन पूरा सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखते। जबकि आईकैब क्या कहता है, मुझे एग्जाम में याद करने, हेडिंग्स याद करने के लिए होती हैं, जब आपने एग्जाम में लिखना है ना तो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म में करना है। ठीक है, ये दो बड़ी। एक और तीसरी गलती है, वो मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा। इस लेक्चर के एंड एग्जाम टिप हमने सामने लिखी हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले चलते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलें। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं, चलिए। सबसे पहले क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब सम। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन हम डिस्कस नहीं कर सके थे, इसलिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्क्राइब द सम इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिट नहीं, इंटरनल कंट्रोल बता देंगे। इजी, कोई एक दो बता दीजिए ताकि मुझे पता चले सही जगह पे पहुंच गए। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, लैक ऑफ सेग्रीगेशन, बेहतरीन, बस ठीक है, ठीक है, सही जगह पे पहुंच जाए। उसके बाद जाहिर आपका मेमोरी का टेस्ट है। कंसेप्ट टेस्ट मैंने चेक करना होता है कि आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को पढ़ के समझ गए हैं कि क्या पूछ रहा है और उस जगह तक पहुंच गया, बाकी मेमोरी है सर। क्वेश्चन 2, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर एन ऑडिटर टू इवेल्युएट द कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड असेस इट्स इफेक्टिवनेस। सही कह रहा है क्या? सही कह रहा है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, आईएसए तो हमें पांचों के पांचों को कहते हैं अंडरस्टैंड करें, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट को भी कहते हैं इसकी इफेक्टिवनेस को वैल्यूएट करें, बिल्कुल कहते हैं। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट द फैक्टर्स दैट ऑडिटर शुड कंसीडर इन इवैल्यूएटिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट। आप कंट्रोल एनवायरनमेंट की इफेक्टिवनेस को वैल्यूएट करना है, यानी आपने ये असेस करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। क्या करेंगे? कौन से फैक्टर्स? वो जो पॉइंट्स थे, कोई एक आधा पॉइंट बता दिए।
हाँ जी, कॉम्पिटेंस एंड इंटेग्रिटी को फोकस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। मैनेजमेंट टुवर्ड्स कॉम्पिटेंस, ठीक है। डायरेक्टर्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। नो टॉलरेंस ओवर पेटी थेफ्ट, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट में 5 एलिमेंट्स है। सबसे ज्यादा अहम एलिमेंट तो कंट्रोल एक्टिविटीज ही है ना, वो जो हम पढ़ रहे हैं, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम, ठीक है, ये पेरोल सिस्टम, कैश एंड बैंक और इन्वेंट्री एंड फिक्स एसेट्स, ये है कंट्रोल एक्टिविटीज, ये सबसे अहम है, इसको तो पढ़ना ही पड़ना। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स में से एक और एलिमेंट कंपैरेटिवली अहम है, वह है कंट्रोल एनवायरनमेंट। आप देखेंगे कंट्रोल, जब एक्टिविटीज को वैल्यूएट करना होता है ना, तो हम स्पेसिफिक सिस्टम और स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन जब कंट्रोल एनवायरनमेंट को वैल्यूएट करना होता है ना, हम डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं जाते, हम ऊपर पर ओवरऑल लेवल पे चीजों को देख रहे होते हैं। तो आप कंट्रोल एनवायरनमेंट की इफेक्टिवनेस में देखेंगे ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली किसी डिपार्टमेंट या ट्रांजैक्शन से रिलेट नहीं करती, वो ओवरऑल नेचर की है, सारे सिस्टम को इनडायरेक्टली वो इफेक्ट कर रही होती है। ये फर्क आपने ध्यान में रखा कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज में। और एक अहम कंसेप्ट वो पूछा करता है कि बताइए कंट्रोल एनवायरनमेंट और एक्टिविटी में पहले किसको आप असेस करेंगे? कंट्रोल एनवायरनमेंट, क्योंकि कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर स्ट्रांग है फिर कंट्रोल एक्टिविटी में भी स्ट्रांग हो, में भी ना। लेकिन अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है तो एक्टिविटीज वीक ही होंगी, एक्टिविटीज वीक ही होंगी। क्वेश्चन 3, अच्छा ये क्लियर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज एक्सप्लेन व्हाट इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मेंस रिव्यू। कंट्रोल एक्टिविटीज की कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने, उसमें एक तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल था, उसकी 2 एग्जांपल क्या थे? जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन, वो नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? परफॉर्मेंस रिव्यूज। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ये तो वही जो क्लास में बताया था कि ऑडिटर कंपेयर करे एनालिटिकल, ये है मैनेजमेंट अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, यूनिट्स की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करे, कंपेयर करे, इसे परफॉर्मेंस रिव्यू कहते हैं, ठीक है जी। ये उसने एलिमेंट्स में से किसी एक एलिमेंट को उठाया। इन दोनों क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि आई कैप जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एलिमेंट्स को टेस्ट करेगा तो वो किसी भी एक एलिमेंट को उठा लेगा और उसके बारे में हमसे पूछेगा कि बताइए इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट पूछा पहले वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले में परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में पूछा। क्लियर? तो याद है आपको? अब है केस स्टडी, क्वेश्चन 4। कह रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस पर्टिकुलर टू बंसल लिमिटेड। यानी ऊपर कह रहा है जो मैंने केस स्टडी आपको दिया इन्फॉर्मेशन, इसमें से आइडेंटिफाई करना है। जो आपने याद की होगी पूरी की पूरी लिस्ट वो नहीं छापनी, सिर्फ जो इसमें इंफॉर्मेशन दी है उसमें से आइडेंटिफाई करें। द फैक्टर विच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, वो फैक्टर्स जो इंडिकेट करता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है। मेक ए प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क इन बंसल लिमिटेड। अपनी प्रिलिमिनरी असेसमेंट करें कि आपके ख्याल में कंट्रोल रिस्क हाई है कि लो है, और फिर डिस्क्राइब विद रीजंस हाउ इट विल इफेक्ट योर ऑडिट अप्रोच, और विद रीजंस बताएं कि कैसे ऑडिट अप्रोच को इफेक्ट करता है। ये तो बहुत आसान है, हम अभी भी बता सकते हैं कि अगर कंट्रोल रिस्क कम हुआ हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कम, और अगर कंट्रोल रिस्क ज़्यादा हुआ टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज़्यादा। असल काम है इवेल्युएट करना इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है या नहीं है। सबसे अहम चीज़ कंट्रोल एनवायरनमेंट लफ्ज़ है, कंट्रोल एक्टिविटी नहीं है। अगर ये कंट्रोल एक्टिविटी का क्वेश्चन होता ना
तो सेल सिस्टम की बात कर रहा होता, परचेज सिस्टम की बात कर रहा होता। ये उसने केस स्टडी बनाई है किस एलिमेंट पे? कंट्रोल एनवायरनमेंट पे। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट वैल्यूएट करते हैं ना। चलिए अब आपने बताना है आपको जो जो इस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी बातें लग रही होंगी कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आपने हाईलाइट करना। वी आर प्लानिंग an audit of Benson Limited, a distributor of laboratory equipment, and have ascertained the following information from your previous year's audit working papers. यहां तक कोई क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है? नहीं, तो बस स्टार्ट कर रहा है। Counting records are computerized and all users of the system are required to log on using identification code and individual password which control their level of access to the system. गुड सिस्टम है। पहला पॉइंट कंप्यूटराइज्ड है, दूसरा हर एक को एक्सेस राइट्स दिए गए हैं और पासवर्ड। ये दो तीन चीज़ें उसने हमें एक ही लाइन में बता दें। इसको एक पॉइंट के तौर पे भी डिस्कस कर सकते हैं और डिफरेंट के सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल मैनुअल इज मेंटेन्ड। मैनुअल क्या होता है बोला? अकाउंटिंग एंड कंट्रोल मैनुअल। मैनुअल होता है बुक या लिस्ट जिसमें एसओपीज होते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का परचेज मैनुअल देखेंगे ना, तो उसमें बताया गया होता है कि आपने परचेज करनी कैसे करनी है। सेल्स मैनुअल में बताया जाता है सेल्स करनी है तो कैसे करनी है। एसओपीज होते हैं, मैनुअल से मुराद एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कहता है काउंटिंग एंड कंट्रोल मेंटेन्ड एंड अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड एनी ब्रीचेस ऑफ प्रोसीजर, यानी उसकी अगर कोई वायलेशन करता है आर सब्जेक्ट टू डिसिप्लिनरी एक्शन। ये भी अच्छी बात है। एक तो उन्होंने मेंटेन किया, फिर दूसरा एम्प्लॉइज अपडेट कर रहे हैं, और फिर जो वायलेशंस हो उन पे एक्शन लिया जाता है। इसका मतलब है माफ नहीं करते, माफ नहीं करते। तो ये माफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन ऑडिट में अगर कोई वायलेशन हुई हो उसके ऊपर एक्शन लेने चाहिए। प्रीवियस एक्सपीरियंस है revealed any evidence of management override of controls, मतलब कोई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स सामने नहीं है, मैनेजमेंट खुद भी कंट्रोल्स को बे कर रही है। एंड द डायरेक्टर हैव ऑलवेज इंप्लीमेंटेड रिकमेंडेशन इन योर मैनेजमेंट लेटर, और ऑडिटर की तरफ से जो रिकमेंडेशन जाती हैं मैनेजमेंट उनको भी अमल करती है। सपोर्टिव है मैनेजमेंट, ओवरराइड भी नहीं कर रहे, सपोर्टिव भी है। तो इससे ओवरऑल असेसमेंट आपकी क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग है। जरा क्विक रिवीजन करते हैं। अब आपने पढ़ लिया, अब देखे बगैर मुझे बताइए इस कंपनी में आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? प्यारे भाई कॉर्नर वाले, यार ऐसे ना करो, अभी देख रहे थे मेरी तरफ, अब आपने नजरें फेर लिया, ऐसे ना दिया करें। बताया मेरा भाई, क्या क्या इसमें कोई अच्छी बात लगी आपको? क्या अच्छी बात लगी बताइए। अच्छा, इसमें आप 2 या 3 फैक्टर्स को एक लाइन में भी लिख सकते हैं, उनको लहदा इससे फर्क नहीं पड़ता। बाज़ का स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि अगर 2 या 3 फैक्टर्स को एक लाइन में लिख लिया वो एक फैक्टर बन जाता है। नहीं, वो मार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिल 2 या 3 फैक्टर्स ही रहते हैं। आप चलिए बताइए क्या अच्छी बात लगी? कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मेंटेन करें, शाबाश। और पासवर्ड प्रोटेक्टेड है सारे रिसोर्सेज इनके, गुड। एक और बता दें, कोई सा भी बता दे, एंड में से बता दे। हाँ, एक्शन लिया जाता है अगर कोई भी वायलेशन हो, शाबाश। और बताइए, जितने भी प्रोसीजर है सबकी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन करके कम्युनिकेट किया गया सब, और अपडेट भी करे। ये नहीं कि 3-4 साल पुरानी कोई लिस्ट बनाई, कोई इंफॉर्मेशन 3-4 साल पुरानी है वही चल रही है। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, वो बात हो गई पासवर्ड में। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल नहीं कर, शाबाश। तो ये सारे पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपकी असेसमेंट क्या हुई फिर? प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंट्रोल्स के बारे में कि कंट्रोल्स आर लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग या वीक। अच्छा, ये इसके लिए वर्ड देखिए उसने प्रिलिमिनरी असेसमेंट यूज किया है, क्योंकि फाइनल असेसमेंट तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद ही होगी।
फाइनल असेसमेंट तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ के बाद ही होगी। ये बिल्कुल ऐसी है, सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ कि वो ये कहता है कि किसी मुल्क का या किसी ख़ानदान का जो सरबराह है वो अगर अच्छा हो, ठीक है, अच्छी आदत का, तो हो सकता है अवाम अच्छी हो सकता है बुरी हो, लेकिन अगर सरबराह बुरा है अवाम भी वारगी होगी उसकी। क्योंकि आपको बताया था मैनेजमेंट की थ्योरी में क्या कहता है कि जो जूनियर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को, सीनियर्स को। तो इसलिए अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर हम आगे कंट्रोल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और मे भी कंट्रोल एक्टिविटीज स्ट्रांग हो, मे भी वीक हो, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए कंट्रोल एनवायरनमेंट पे जो हमारी असेसमेंट होती है वो प्रिलिमिनरी होती है, कंट्रोल एक्टिविटीज के बाद कंफर्म होता है। समझ रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी में फर्क? कंट्रोल एनवायरनमेंट ओवरऑल है, कंट्रोल एक्टिविटीज एरिया लेवल पे है, सेल सिस्टम परचेज। ऊपर ध्यान में रखे कंट्रोल एक्टिविटी लिखा हुआ है और उसके नीचे 5 एलिमेंट्स, सेल सिस्टम, परचेज सिस्टम वगैरह वगैरह। स्टेप नंबर 1 में कंट्रोल एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करना है, वो फेल तो उधर ही कहानी खत्म। अगर वो पास तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है कि कंट्रोल स्ट्रांग हो गए। फाइनल असेसमेंट कब होगी? जब आप उस ट्रांजैक्शन लेवल पे कंट्रोल्स को देख सकेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रिलिमिनरी असेसमेंट क्या है? स्ट्रांग है। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल शामिल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्लियर? ये एक छोटी सी केस स्टडी है, लेकिन अच्छी केस स्टडी है आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी का इंटर रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? पक्का समझ आ गया ना? पहले क्या करना है कंट्रोल एक्टिविटी के एनवायरनमेंट। शाबाश। ये क्वेश्चन स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव। अच्छा, आप जरा गौर से सुनिएगा। स्टेट 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल which should be exercised over a sales and trade receivable system. सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल, इसको अंडरलाइन कर लें। और 4 ऑब्जेक्टिव्स को अंडरलाइन कर लें। 4 का मतलब 4 लिखने, 3 नहीं लिखने। टाइम हो तो 5 लिख देना, मर्जी। 4 कम से कम लाजमी। 4 का मतलब ये। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम में 3 कॉलम है। ये पहले वाला कॉलम है। अगर इसमें आपने कंट्रोल एक्टिविटी या टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख दिया ना, फिर आप फारिग। ठीक है, ये आपको बताया था, जो बाद में बताऊंगा। ये तीसरी बड़ी गलती है। पहली गलती क्या बताई? एक गलती ये बताई मैंने आपको कि बच्चे याद करते हैं सिर्फ हेडिंग, और आई कैप कहता है जब मैं पूछता हूं तो फिर भी सिर्फ वो हेडिंग ही लिख देते हैं, सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिखते। मैं आधे नंबर देता हूं, आधे काट देता हूं। पहली गलती ये। इस पूरे चैप्टर में टॉप 3 मिस्टेक्स क्या? पहले सिर्फ हेडिंग लिखते हैं, सेंटेंस नहीं लिखते। दूसरा, वो कहता है मिस क्लासिफिकेशन 2 तरह की। कहता है मैं कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, वो कंट्रोल एक्टिविटी लिख देते हैं। मैं कंट्रोल एक्टिविटी पूछता हूं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देते हैं। हालांकि सबसे बड़ा असूल इनको पता होना चाहिए कि कंट्रोल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय मैनेजमेंट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर। कहते हैं बच्चों को पता भी नहीं चलता। जब मैं उनसे पूछता हूं ना कंट्रोल एक्टिविटी, और वो लिखते हैं ऑडिटर शुड डू दिस, तो मैं 0। हालांकि अगली बात बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन सिर्फ ऑडिटर और मैनेजमेंट में लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। खुद सोचें, कंट्रोल एक्टिविटी किसने परफॉर्म करनी है? मैनेजमेंट ने। वहां पे आप लिखते हैं ऑडिटर शुड डू दिस, तो कंसेप्ट तो उलट गया। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल किसने करने हैं? आप लिस्ट में देख लें, कहीं पे अगर कंट्रोल एक्टिविटी में उसने कहीं पे लिखना है ऑडिटर शुड डू, किताब में जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले मुझे बताया 100 रुपया इनाम दूंगा। कोई एक एग्जांपल ऐसी जिसमें कंट्रोल एक्टिविटीज के अंदर मैंने लफ्ज लिखा हो कि ऑडिटर शुड डू दिस।
और कोई एक एग्जांपल ऐसी बता दे जिसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैंने लिखा हो कि मैनेजमेंट शुड डू दिस। 100 रुपया इनाम दूंगा उस स्टूडेंट को जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा। ना यही बताना चाह रहा। पहली गलती, सबसे बड़ी गलती क्या है? हेडिंग्स लिखते हैं, हालांकि याद करने वाला मटेरियल और होता है, एग्जाम में लिखने वाला मटेरियल और बताया। दूसरी बड़ी गलती क्या करते हैं? मिस क्लासिफिकेशन दो तरह की। एक मिस क्लासिफिकेशन ऐसे दाएं बाएं की, और एक मिस क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे की। दाएं बाएं की क्लास, हाँ ये ऑब्जेक्टिव का कंट्रोल एक्टिविटी फर्क नहीं रखा। और ऊपर नीचे की क्या पूछा? किसी और डिपार्टमेंट का है, बता किसी और। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है, हेडिंग और क्लासिफिकेशन। ये इंशाल्लाह ये चैप्टर, ये ट्रिकी नहीं समझा जाता है, ये है नहीं। अगर केस स्टडी आ जाए ना इसकी, वो तो बहुत ही आसान है। ये पूरे ऑडिट में वाहिद मेरे ख्याल में चैप्टर है जिसकी केस स्टडी इसके रटे वाले क्वेश्चन से ज़्यादा आसान है। इस चैप्टर की केस स्टडी रटे वाले क्वेश्चन से ज़्यादा, क्योंकि केस स्टडी में देखें हमने कंट्रोल वीकनेस ढूंढनी होती है। कंट्रोल वीकनेस क्या है? कंट्रोल का ना होना या सही परफॉर्म ना होना। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल ही जाती है, उसे बताना पड़ जाए तो कंट्रोल परफॉर्म नहीं हो रहा या सही परफॉर्म नहीं, तो हमें फौरन पता चल जाता है यही वीकनेस है, यही वीकनेस है। पूरे ऑडिट में ये वाहिद चैप्टर है मेरे ख्याल में, और जाहिर है जो मेरी जजमेंट है वो स्टूडेंट के साथ एक्सपीरियंस इंटरेक्शन की बेस पे, जिसकी केस स्टडी आसान है। इसके रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस ये भी सॉल्व करते हैं, आपको खुद ही पता चल जाता है। करेंगे स्टार्ट? अच्छा सॉरी, यहाँ पे पहले 5 पे थे। 4 क्लियर। ऑब्जेक्टिव लिखते, मतलब अगर आपने इसकी कंट्रोल एक्टिविटी लिखी 0, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखे, सिर्फ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। अच्छा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी में मिलते जुलते पॉइंट्स होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जनरलाइज्ड लैंग्वेज में है और कंट्रोल एक्टिविटी स्पेसिफिक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जिक्र होता है अक्सर। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये एक वेक्टर ज़ेन बता रहा हूँ। और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हम किस लिए पहले पढ़ते हैं? ताकि हमें पता चल जाए इस डिपार्टमेंट का जो उसका काम है उस लिहाज से ही कंट्रोल करने हैं ना, उस लिहाज से ही कंट्रोल बिल्ड होंगे। किसी का ऑब्जेक्टिव है सीए करना, उसकी कंट्रोल एक्टिविटीज कुछ और होंगी। किसी का ऑब्जेक्टिव बीए करना है, उसकी कंट्रोल एक्टिविटी और होंगी। सिंपल। तो क्वेश्चन 6 स्टार्ट करें जी। ये आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी है कंट्रोल्स की, और इसको करने के बाद आपने मुझे पूरी ईमानदारी से बताना है कि ये आसान है, ये रटे वाले क्वेश्चन से आसान है या मुश्किल है। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले तो केस स्टडी देखते ही पता चल गया, बड़ा सा सवाल है, केस स्टडी होगी। रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ पेयर इंटरनेशनल कंपनी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 5 डेफिशिएंसीज। 5 डेफिशिएंसीज बतानी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्क सुन ले आई कैप के क्वेश्चन और एससीसी के क्वेश्चन। आई कैप का क्वेश्चन भी इसी तरह होगा, तकरीबन इसी तरह होगा, बल्कि एग्जैक्ट समझे इसी तरह होगा। फर्क सिर्फ ये है, एसीसीए वाला जब 5 डेफिशिएंसी पूछता है ना, तो क्वेश्चन में 6 या 7 होती हैं, वो मार्जिन देता है बच्चे को। जबकि आई कैप जब पूछेगा ना 5, तो होंगी 4, कभी कभी 5 भी दे 4। एक हिडन होती है, वो चैलेंजिंग होती है, वो दूसरी दफा जब तक केस स्टडी ना पड़े वो नॉर्मली समझ में नहीं आती, ठीक है। तो ये फर्क, कभी कभी 5 की 5 भी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी एक चैलेंजिंग। आपको बताया था ना, जैसे वो कहता है कि स्टॉक काउंट सारा हो गया, हमने एक्टिविटी बता दी, एंड पे उसने क्या कहा? ऑब्सोलीट आइडेंटिफाई नहीं किया। हमने कहा तूने तो जिक्र ही नहीं किया था कि, उसने कहा इसीलिए तो वीकनेस है। अब एक क्वेश्चन में उसने क्या कहा? उसने कहा जी परचेज सिस्टम का क्वेश्चन था, केस स्टडी थी। सामान मंगवाया, सामान आया, हमने उस सामान को भिजवा दिया वेयर हाउस वाले के पास और गुड रिसीट नोट प्रिपेयर कर दी। बताइए वीकनेस।
हमने कहा गुड शीट नोट प्रिपेयर, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात, वीकनेस कहाँ से आ गई? सोल्यूशन देखा तो उसने कहा इंस्पेक्शन। हमने कहा तुमने ये तो बताया ही नहीं कि गुड्स आर नॉट बीइंग इंस्पेक्टेड। अगर ये बताते तो आई कैप कहने लगा ये आई कैप का क्वेश्चन है, इसी का नहीं। अगर मैंने तो आपको पता होना चाहिए परचेज सिस्टम अगर पढ़ा है कि जब भी गुड्स आती हैं इंस्पेक्शन होती है। अगर मैंने इंस्पेक्शन का जिक्र ही नहीं किया तो समझ लीजिए इंस्पेक्शन नहीं हो रही। हमने कहा अच्छा इसका मतलब है अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, अलर्ट रहना पड़ेगा। 5 में से 4 मिस्टेक्स तो जो वीकनेस डेफिशिएंसीज होंगी ये तो आपको सीधी सीधी पता चल जाएंगे, लेकिन एक के लिए आपको जरा ज्यादा गौर करना पड़ेगा या दूसरी दफा पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल चल, तो उसने 5 डेफिशिएंसी पूछा, फिर इसके बाद कहा रिकमेंड ए कंट्रोल टू एड्रेस ईच ऑफ दिस डेफिशिएंसी। जाहिर है जो डेफिशिएंसी है उसको कंट्रोल भी तो करना है, उसको कंट्रोल भी तो करना है। कह रहा है इसके लिए बताओ क्या करना चाहिए। तो इसका तो बहुत ही आसान होता है। क्या? जो डेफिशिएंसी है हम कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम कहेंगे नहीं, और अगर कोई सही नहीं हो रहा, अगर वो क्वेश्चन में कहे सेल्स ऑर्डर टीम ही क्रेडिट अप्रूवल कर रही है हालांकि इंडिपेंडेंट बंदे को करना चाहिए, हम कहेंगे सेल्स ऑर्डर टीम को क्रेडिट अप्रूवल नहीं करनी चाहिए। अगर वो कहे सेल्स ऑर्डर टीम ही रेट और डिस्काउंट एग्री कर रही है, हमें नहीं करना चाहिए। और अगर कहे रिकंसिलिएशन नहीं बन रही, ये वीकनेस है, रिकमेंडेशन क्या होगी? रिकंसिलिएशन बननी चाहिए। फिजिकल स्टॉक काउंट के दौरान में डैमेज आइटम्स को अलग नहीं किया जा रहा, वीकनेस है, तो रिकमेंडेशन होना चाहिए। ये तो सबसे आसान है, रिकमेंडेशन तो सबसे आसान है, डेफिशिएंसी को उल्टा दे वही वीकनेस, अब वो रिकमेंडेशन हो जाएगी। स्टार्ट करें। अच्छा, डिस्क्राइब टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल अभी हमने नहीं किया, ठीक है, वो अभी आपको नहीं बताना, वो असल में स्किल है। हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन कि या तो रटा लगा लें टेस्ट ऑफ कंट्रोल का, दूसरी ऑप्शन या स्किल डेवलप कर लें कि अगर कंट्रोल्स हमारे सामने आए तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे बनाना है। मैं आपको दूसरी चीज़ की तरफ लेके जा रहा हूँ कि स्किल डेवलप करेंगे हम, और ये स्किल डेवलप आसानी से हो सकती है कि कंट्रोल्स हमारे सामने है, इसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करना है। याद रखिएगा हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल का रटा नहीं लगाना, स्किल डेवलप करनी है कि अगर कंट्रोल सामने है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप सिर्फ कंट्रोल्स भी याद कर लेना हर सिस्टम में, बहुत है, बहुत है। जो आप कह रहे हैं कि तकरीबन 75% स्टूडेंट ने सेल्स सिस्टम की कंट्रोल एक्टिविटीज के की पॉइंट्स याद कर लिए, ऐसा है? मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर वाकई ऐसा है तो बेहतरीन। चलिए बहरहाल अब चलते हैं हम इन क्वेश्चन की तरफ। अटेंटिव हो जाए, आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी है इंटरनल कंट्रोल की। कह रहा है पीआर इंटरनेशनल कंपनी, पीआर इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कोई वीकनेस सिस्टम है, क्लाइंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। इट हैज फैक्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री एंड इट्स कस्टमर बेस इंक्लूड्स रिटेलर एज वेल एज इंडिविजुअल्स। कोई प्रॉब्लम? टू होम डायरेक्ट सेल्स आर मेड थ्रू देयर वेबसाइट। अच्छी बात है, तरक्की कर गए सर, आईटी सिस्टम वेबसाइट के जरिए करें जी, बिल्कुल करें, वेबसाइट के जरिए करें, व्हाट्सएप के जरिए करें, फेसबुक के जरिए से करें सेल्स, जैसे हो सकती है सेल्स करें। आगे क्या कह रहे हैं इसके बाद फिर, द कंपनीज ईयर एंड इज 30 सितंबर 2012। कोई प्रॉब्लम? You are an audit supervisor of Apple and Company and are currently reviewing documentation of peers internal control in preparation for interim audit। यहां तक पूरे पैराग्राफ में उसने आपको सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया, सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया, क्लाइंट के बारे में बताया, क्लाइंट के बारे में क्लाइंट के बारे में बताया, सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया। सिस्टम के बारे में सुना, Peer's website allows individual to order goods directly and full payment is taken in advance। वेबसाइट के जरिए डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं, फुल पेमेंट एडवांस। अच्छा, अगर ये रिस्क का क्वेश्चन होता ना, कंट्रोल वीकनेस का नहीं,
ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन होता ना तो मैं इसमें से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लेता। एडवांस में रिकॉर्ड हो तो सेल्स इनएप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड होती है ना, लेकिन मैं ये ऑडिट रिस्क है आइडेंटिफाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसने कहा कंट्रोल्स रिस्क बताओ। हमने कहा ठीक है करें जी बिल्कुल। तो जैसे ही फ्री हो आपने नीचे तशरीफ ले बैठ, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। करंटली टेकन इन, अच्छा करंटली द वेबसाइट, भाई यहाँ तक क्लियर फुल पेमेंट। मैं ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करता अगर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अब नहीं करूँगा। फिर कह रहा है करंटली द वेबसाइट इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द इन्वेंट्री सिस्टम and inventory levels are not checked at time when order are placed. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? लिंक होना, मिला होना दो चीजों का। अब यहां पे हमें कौन सी वीकनेस सामने आई कि सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इन्वेंट्री लेवल चेक। तो इसमें बताइए किन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे? इन्वेंट्री लेवल्स आर नॉट चेक्ड, ये अंडरलाइन करें। ये क्या हो गया आपकी वीकनेस, कंट्रोल वीकनेस। रिकमेंडेशन बताएं। इन्वेंट्री वेबसाइट शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री एंड इन्वेंट्री लेवल शुड बी चेक्ड बिफोर एक्सेप्टिंग सेल्स ऑर्डर। असल काम वीकनेस आइडेंटिफाई करने का। रिकमेंडेशन तो उसी को उल्टा दे, रिकमेंडेशन में कोई मुश्किल था? इन्वेंट्री। चलिए पहली वीकनेस आइडेंटिफाई कर ली आपने जिंदगी के। क्या ये हमने नोट्स में पढ़ी थी? मोर देन 90% जो वीकनेस वगैरह आएंगी आपने पढ़ी होंगी, नोट्स में लिखी होंगी। लेकिन अगर कभी कोई रह, जैसे रिस्क में होता था, कभी कोई रह जाए तो आपने अपनी जजमेंट की बेस पे उसको सॉल्व करना, फिर अपने नोट्स में ऐड अप कर लेना। आगे चलते हैं। गुड्स आर डिस्पैच्ड वाया लोकल कोरियर्स। लोकल कोरियर रखे हैं, कुछ लोगों के अपने ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कुछ कोरियर वगैरह के जरिए शिपमेंट करते हैं। हमें इसमें कोई इतराज नहीं है, कोरियर के जरिए, इसमें वीकनेस नहीं है। However, they do not always record customer signature as proof that customer has received the goods. वीकनेस है क्या? वीकनेस है कस्टमर की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं की जा रही। आपके पास बाद में प्रूफ नहीं होगा वेदर कस्टमर हैज रिसीव्ड और नॉट। डिस्प्यूट अराइज होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट राइज हो सकता है। क्या वीकनेस है? ये हमने पढ़ी थी उसमें सेशन। अच्छा बताइए वीकनेस क्या हुई? वीकनेस बताइए। कस्टमर एक्नॉलेजमेंट इज नॉट बीइंग रिसीव्ड। रिकमेंडेशन बताइए। कस्टमर एक्नॉलेजमेंट शुड बी रिसीव्ड, शुड बी रिसीव्ड। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है, बेहतरीन, शुड बी रिसीव्ड। आगे चलते नेक्स्ट ओवर। अच्छा ये दो हो गई वीकनेस है। ओवर द पास्ट 12 months there have been customer complaints about the delay between sales order and receipt of goods. कह रहे सर ऑर्डर कब का दिया हुआ है, गुड्स कब हमें रिसीव होती हैं? Peer has investigated these and found that in each case the sales order had been entered into sales system correctly but not forwarded to the dispatch department for fulfilling. वीकनेस क्या हुई? वीकनेस क्या हुई इसमें? भेजा नहीं जा रहा। कौन सा डिपार्टमेंट किसको नहीं भेज रहा? सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट टाइमली बेसिस पे डिस्पैच डिपार्टमेंट को चीजें नहीं भेज रहा। ठीक है, डिले हो गया, इस वजह से डिले आ रहा है। चलिए ये तो वीकनेस हो गई कि सेल्स ऑर्डर आर नॉट टाइमली सेंड टू डिस्पैच डिपार्टमेंट। अब इसकी सजेशंस क्या होनी चाहिए? टाइमली सेंड। अच्छा टाइमली के बजाय अगर डेली कर दे तो बहुत ही अच्छा है, ताकि रोज का काम रोज ही होता रहे। टाइमली की बजाय डेली कर ले तो बहुत अच्छा है, डेली सेंड कर देना चाहिए ना। इसी तरह गुड डिस्पैच नोट भी डेली बेसिस पे इनवाइसिंग डिपार्टमेंट को सेंड करने चाहिए। इनवाइसिंग डिपार्टमेंट को भी डेली, क्योंकि ट्रांजैक्शन रोज की रोज कंप्लीट होनी चाहिए, रूल ये। तो ये डिले आ गया डिस्पैच। कितने हो गए? 3। Peers retail customer undergo credit checks prior to being accepted.
भाई ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा ज़हन में रखिएगा, आपको अच्छी बात और बुरी बात दोनों में फ़र्क रखना है। ये क्यों, ये बाद में बताऊंगा। ये गुड कंट्रोल है या बैड कंट्रोल? गुड कंट्रोल है कि क्रेडिट चेक होता है, ये गुड कंट्रोल है prior to being accepted, and credit limits are set accordingly by sales ledger clerks. सेल्स लेजर क्लर्क, सेल्स लेजर वाला तो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट, इसका तो अलहदा से डिपार्टमेंट होना चाहिए क्रेडिट लिमिट का। क्रेडिट लिमिट याद रखें, सेल्स ऑर्डर की टीम को ही क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए भला? क्योंकि वो हर एरे को क्रेडिट सेल करते रहेंगे, हाँ, ताकि उनकी सेल्स ज़्यादा हो, कमीशन मिल जाए उनको। सेल्स ऑर्डर वालों को सेल्स में कमीशन मिलता है ना। बाहर बंदा जा रहा होगा, उसको कहेगा सर हमारी प्रोडक्ट्स, ये देखिए शैम्पू, ज़रूरत तो पड़ती रहती है आपको, वो कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे मांग कौन रहा है सर? क्रेडिट पे दे देते हैं आपको, क्रेडिट पे दे देते हैं, और बगैर किसी वेरिफिकेशन के क्रेडिट लिमिट सेट कर दी जाएगी। क्रेडिट लिमिट सेट होना लेकिन किसी वेरिफिकेशन का ना होना, ये भी वीकनेस है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग किसी एम्प्लॉय को ही क्रेडिट लिमिट भी सेट कर देनी चाहिए या अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए? सेल्स ऑर्डर वाले को तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे तो खास तौर पर लफ्ज क्लर्क है, क्लर्क लेवल के पर्सन को तो वैसे ही डिसीजन मेकिंग का काम नहीं देना चाहिए। हाँ, सेल्स लेजर क्लर्क, इसका ताल्लुक अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी हो सकता है। इवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को भी क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्रेडिट लिमिट के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है जो सेट करता है। अच्छा, अब टेक्निकल बात बताने लगा हूं। क्रेडिट लिमिट इज सेट बाय क्रेडिट डिपार्टमेंट बट इज चेक्ड बाय सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट। ये बात समझ आई आपको? लिमिट सेट करना अलहदा टास्क है, चेक करना अलहदा टास्क है। सेट अलहदा बंदे करेंगे, सेल्स ऑर्डर वाले नहीं करेंगे, लेकिन उसको ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले चेक करना है, ये सेल्स ऑर्डर वाले करेंगे। सेट करने में, लिमिट सेट करने में और लिमिट चेक करने में फर्क है, ये समझ आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि जी क्रेडिट लिमिट सेट सेल्स लेजर, नहीं भाईजान, इसको नहीं, किसको करना चाहिए क्रेडिट लिमिट सेट? क्रेडिट डिपार्टमेंट सेपरेट। These customer place their orders through one of the sales team who decide on sale discount level. सेल्स टीम ही, सेल टीम से बड़ा सेल्स ऑर्डर वाले, इनको नहीं डिस्काउंट, ऑथोराइज्ड रेट्स पे होने चाहिए, इनके पास परमिशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, वरना ऐसा है कस्टमर को कम डिस्काउंट दें और कंपनी में रिपोर्ट करें ज्यादा डिस्काउंट दिया है, और ये करते हैं ऐसा। इसमें कंट्रोल वीकनेस क्या हुई कि सेल्स डिस्काउंट्स आर डिसाइडेड बाय सेल्स टीम, और इसकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि सेल्स ऑर्डर शुड बी अप्रूव्ड ऑन ऑथोराइज्ड रेट्स एंड डिस्काउंट। सेल टीम शुड नॉट हैव अथॉरिटी टू या परमिशन टू चेंज रेट्स एंड डिस्काउंट। 5 हो गए। फिर इसके बाद रिजल्ट ऑफ स्टाफ चेंजेस इन परचेज लेजर डिपार्टमेंट, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन आर नो लॉन्गर रिकंसिलिएशन। वीकनेस क्या होगी? सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिल, यानी क्रेडिटर्स की रिकंसिलिएशन जो है, रिकंसिलिएशन पता है ना किसको कहते हैं, वो नहीं बन रही तो रिकमेंडेशन क्या होगी? बननी चाहिए। सिंपल, क्लियर से। चलिए अब जरा क्विक रिकैप करते हैं। इस सारी केस स्टडी में आपको कुछ कंट्रोल वीकनेसेस नजर आई, जरा आप बता सकते हैं कौन कौन सी कंट्रोल वीकनेसेस? स्टेप नंबर 1, इन्वेंट्री लेवल चेक नहीं किया जा रहा था, कस्टमर से एक्नॉलेजमेंट नहीं ली जा रही थी, डिले था सेल्स ऑर्डर में और कस्टमर को डिस्पैच करने में, डिस्काउंट लेवल सेल्स टीम सेट कर रही थी, क्रेडिट लेवल सेल्स लेजर क्लर्क सेट कर रहा था, और रिकंसिलिएशन नहीं बन रही थी। ठीक है, आपको चाहिए, ये देखिए 6 लाइंस हैं, एक सफ़े के ऊपर ना लिख ले सेल सिस्टम,
और उसमें सिर्फ एक एक लाइन में ये 6 वीकनेस लिख लें, ये आपके रिवीजन नोट्स बनते जाएंगे। एंड पे आपको सिर्फ ये एक दफ़ा सेल्स सिस्टम की वीकनेसेस आपने एक ही जगह पे 20-25 लिखी होंगी ना, रिवीजन करेंगे सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। वैसे हमने कोशिश की है कि ये सारे पॉइंट्स हमने जो वो आपको पेज दिया है उसमें भी कवर हो जाएं, लेकिन अपने हाथ से जो चीज़ बनी होती है ना उसकी बात ही और होती है, ठीक है। अच्छा, ये आपने आपको जैसे वो दिया था एक पेज 1 पेजर, उसी तरह ये कंट्रोल शीट भी दी है, ठीक है। ये क्या है? कंट्रोल शीट। इसमें देखिए हमने पूरा जो सारे सिस्टम जितने भी आपने पढ़ने हैं, हमने कोशिश किया सारे के सारे सिस्टम एक ही पेज पे आ जाए। तो उसमें देखें ये सेल सिस्टम के कंट्रोल्स भी हैं, परचेज सिस्टम के भी हैं, पेरोल के भी हैं, इन्वेंट्री के भी, नॉन करंट एसेट्स के भी और कैश एंड बैंक के भी। लेकिन सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो आपने सिर्फ रीड करने हैं। आज तो सिर्फ कंट्रोल एक्टिविटीज को करना है ना। अच्छा, इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये चाहे तो यूज करें पेज, चाहे ना करें। हमने किया क्या बेसिकली, आपके जितने भी किताब में कंट्रोल एक्टिविटीज में जो बोल्ड वर्ड है ना, जो याद करने हैं, उनको अलग करके लिख दिया और कुछ नया काम नहीं किया। इसलिए अगर आप बुक में से ही बोल्ड वर्ड्स को याद कर सकते हैं तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वक्तन फक्तन कहीं आते जाते घर से बाहर, उस वक्त भी आपके पास कोई पेज हो ताकि आप रिवीजन कर सकें, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये अब हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब आपको अंदाजा हो गया कि हमने किस तरीके से क्वेश्चन करना है वीकनेसेस का, इंटरनल कंट्रोल का। अच्छा, आपने होम असाइनमेंट की, कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? ये पीयर इंटरनेशनल कंपनी वाला, ये सिर्फ चंद एक स्टूडेंट्स ने, बाकियों ने क्यों नहीं किया? नहीं किया? हाँ चलो ठीक है, हाँ, और कल रात को क्लास हुई थी, ठीक है ठीक है। तो आपने आज करना है इसको और बाकी की असाइनमेंट भी, ठीक है। कल वैसे भी ऑफ है, आपके पास कल का भी टाइम होगा। इसीलिए मैंने आज की होम असाइनमेंट जो आपको दी है ना, उसमें सेल सिस्टम भी रखा है और परचेज सिस्टम भी रखा है, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस सेल सिस्टम की भी हो, परचेज सिस्टम की भी हो। और मेरी आइंदा भी कोशिश ये होगी कि आपको जब ये पेरोल सिस्टम पे जाए तो एक आधा क्वेश्चन सेल सिस्टम या परचेज सिस्टम का भी हो, ताकि वो भी रिवीजन थोड़ी थोड़ी होती रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परचेज सिस्टम। स्टार्ट करें जी? आज भी हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात नहीं करना, ठीक है। बात करेंगे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की, बात करेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज की। पहली न्यूज़ सुन लें जिसे सुन के आप खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो ये कि सेल सिस्टम मोर देन 80% सेम है, ये परचेज सिस्टम मोर देन 80% सेम है सेल सिस्टम का, उसका रेप्लिका है, उसका रेप्लिका। आप देखें, अगर आपने सेल सिस्टम नहीं भी क्लास ली हुई ना, परचेज सिस्टम पढ़ लेंगे तो कवर, और अगर सेल सिस्टम पढ़ लिया है तो परचेज सिस्टम फिर भी पढ़ लेना ताकि रिवीजन हो जाए। लेकिन आप खुद देखेंगे जो कंट्रोल्स का स्टाइल है, सीक्वेंस है, वो सेम होगा। स्टार्ट करें जी। सबसे पहले परचेज सिस्टम, हमारा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट ये कहता है कि परचेज की ट्रांजैक्शन किसी एक पर्सन या डिपार्टमेंट को नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे डिवाइड होना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज या डिपार्टमेंट्स में। एग्री करते हैं? इसीलिए परचेज की ट्रांजैक्शन को 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, यानी परचेज की ट्रांजैक्शन 4 डिपार्टमेंट से गुजर के रिकॉर्ड होती है। गैस कर सकते हैं वो डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे? वो है ऑर्डर डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट, इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, जीएल या अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
अब वन बाय वन पहले मैं आपको हर डिपार्टमेंट के जो काम होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है, कि वो बेसिकली एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करता है, फिर इसके बाद कंट्रोल्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ऑर्डर डिपार्टमेंट। कंपनीज के अंदर याद रखें रूल ये नहीं होता कि जिसको जिस चीज की जरूरत है खुद मार्केट में जाके ले आए। अगर ये इजाजत हो ना तो फिर लूटो मत, बिल्कुल ऐसे ही एक्सेसिव परचेजिंग हो रही हो, जिस चीज की जरूरत नहीं भी है वो भी परचेज हो रही हो। इसीलिए कंपनी के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है परचेजिंग करना। परचेजिंग करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होता है, इसे कहते हैं परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट। अब इसका काम सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरह ही है। सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किए जाते थे, इसमें सप्लायर के साथ एग्रीमेंट किए जाए। विद इन द कंपनी होता कुछ यूं है कि किसी भी डिपार्टमेंट को अगर इन्वेंट्री की जरूरत पड़े, जो कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, फैक्ट्री को जरूरत पड़ती है, वो जाता है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, वेयर हाउस डिपार्टमेंट। अगर वेयर हाउस डिपार्टमेंट में वो चीज मौजूद हो तो वेयर हाउस वाला वो उसे एक रेक्विजिशन देता है, मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म, स्टोर रेक्विजिशन फॉर्म। फैक्ट्री वाला इन्वेंट्री वाले को क्या देता है, मटेरियल रेक्विजिशन फॉर्म या स्टोर रेक्विजिशन, कि सर ये मटेरियल हमें चाहिए। स्टोर वाला वो फॉर्म फिल करवा के अपने पास रखता है, सामान उसको दे देता है। जब तक तो स्टोर वाले के पास सामान है वो देता रहेगा। जैसे ही स्टोर वाले के पास जो उसने मिनिमम इन्वेंट्री लेवल मेंटेन किया होता है, या रीऑर्डर लेवल उसे शायद बोलते हैं, उस वहां तक लेवल पहुंचेगा, कम होगा, उसे खरीदने की जरूरत है इन्वेंट्री। क्या वो खुद इन्वेंट्री खरीद सकता है? नहीं। वो सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट जो है परचेज ऑर्डर, उसे रेक्विजिशन भेजेगा। इसे कहते हैं परचेज रेक्विजिशन। मटेरियल रेक्विजिशन और परचेज रेक्विजिशन में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, जैसे ही ये परचेज रेक्विजिशन परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले के पास पहुंचेगी, इसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये सबसे पहले देखेंगे कि जो सामान हमें चाहिए, ठीक है, हमारे पास कितने सप्लायर्स हैं। इन्होंने सप्लायर्स की एक लिस्ट मेंटेन की होती है जिसे कहते हैं प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स। जैसे फर्ज कीजिए आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपने बाइक रिपेयर करवानी होती है, घर के करीब डिफरेंट शॉप्स हैं, लेकिन आपने अपने तजर्बे से या रिसर्च करके अंदाज़ा लगाया होगा कि ये शॉप वाला अच्छी रिपेयर करता है और बिला वजह बिल नहीं डालता, ऐसे तो आपकी कोशिश होगी कि उसी जगह से, उसी शॉप से बाइक रिपेयर करवाए। इसी तरह मार्केट में डिफरेंट सप्लाईज होते हैं। कंपनी ने रिसर्च करके ना मार्केट की प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स की लिस्ट बनाई होती है कि मार्केट में वो कौन से सप्लायर्स हैं जो अच्छी रेपुटेशन है, जिनकी जो टाइम पे माल सप्लाई करते हैं उनका माल भी अच्छा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं प्री क्वालिफाइड लिस्ट। और पहली चीज़ ये हमें रखनी है, ये प्री क्वालिफाइड लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज, प्री क्वालिफाइड लिस्ट अपडेटेड होनी चाहिए। एक केस स्टडी में उसने कहा 3 साल पहले लिस्ट बनाई है, हमने कहा अब तक पता नहीं क्या चेंज मार्केट में हो सकता है, नए सप्लायर आ गए हो। परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट में पहली चीज क्या नोट करनी है, प्री क्वालिफाइड लिस्ट होनी चाहिए। दूसरा, लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। तीसरा, इस लिस्ट में हर बंदा अपनी मर्जी से ऐड ना कर रहा हो, सेलर सप्लायर, ये अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसमें जो भी एंट्री हो या डिलीशन हो अप्रूव्ड होनी चाहिए। और फोर्थ और सबसे बड़ा कंट्रोल, जब कभी परचेज करने हैं, इन प्री क्वालिफाइड सप्लायर से कोटेशंस मंगवानी है, और जिसकी कोटेशन सबसे कम होगी उसको ऑर्डर देना है। ये प्री क्वालिफाइड लिस्ट का रूल समझ आया? ये बहुत अहम रूल है, इसके बगैर आप गुड क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते। तो परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाला लिस्ट निकालता है प्री क्वालिफाइड सप्लायर्स की, उनको एक लेटर लिखता है या अखबार में इश्तिहार दे देता है कि प्री क्वालिफाइड हजरात मतवज्जा हो, हमें ये सामान इस डेट को चाहिए, अपनी अपनी कोटेशंस इस नीचे दिए गए एड्रेस पे 25 तारीख तक भिजवा दें। कोटेशंस कॉल की जाती है। फिर उन सारी कोटेशन में से जिसकी बिड सबसे कम हो उसको ऑर्डर दे दिया जाता है।
ऑर्डर में एग्रीमेंट होता है, एक तरफ ये साइन करते हैं, एक तरफ वो सप्लायर का रिप्रेजेंटेटिव साइन करता है, ऑर्डर तैयार। ऑर्डर की एक कॉपी सेल कर दे दी जाती है सप्लायर को, एक कॉपी परचेज ऑर्डर वाला अपने पास रख लेता है और एक कॉपी अगले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सेंड कर देता है। जैसे सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट में था कि सेल्स ऑर्डर वाले ने भी हर एक को क्रेडिट सेल तो नहीं कर देते थे, सिलेक्टेड को करते थे ना। यहाँ पे सिलेक्शन का रूल और है परचेज में, वहाँ पे रूल कुछ और था। लेकिन जब सेल्स ऑर्डर हो गया, बन गया, उसके बाद सेल्स ऑर्डर की एक कॉपी अपने पास रख दी, एक कस्टमर को दे दी और एक एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दी। परचेज में भी ऐसा ही है, ऐसा ही है जी। अच्छा, अगर परचेज का सिस्टम समझ आया तो मुझे बताइए कि परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट का काम इनिशिएट कब होता है? जब इनके पास परचेज रिक्विजिशन आती है इन्वेंट्री वाले से। खत्म कब होता है? जब ये परचेज ऑर्डर साइन कर लेते हैं। सबसे अहम डॉक्यूमेंट इस डिपार्टमेंट में क्या बनती है? परचेज ऑर्डर। शाबाश भाई, ये समझ आ गया परचेज ऑर्डर। आगे चलते हैं। रिसीविंग डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम होता है परचेज ऑर्डर के मुताबिक जो चीजें वो रिसीव करना। इसके पास जब परचेज ऑर्डर आ जाता है तो ये तरतीब लगाता है कि कौन से वाले ऑर्डर ने कब आना है, रिसीविंग किस दिन होनी है। तरतीब लिहाज, जैसे डिस्पैच वाला तरतीब लगाता था ना, कौन सा ऑर्डर कब डिस्पैच करना है, ये तरतीब लगाता है कौन सा ऑर्डर कब रिसीव होना है, ताकि अपने स्टाफ को तैयार कर ले और गोदाम वाले को कह दे भाईजान आज सामान आना है, तैयार कर लो, जगह बना लो। जैसे ही सामान आता है ये गेट पे रोक लेता है सामान, गेट के करीब ही ये इंस्पेक्शन रूम समझ लें या इंस्पेक्शन प्लेस होती है, वहां पे पहले दो चीजों को चेक किया जाता है। क्वांटिटी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं, क्वालिटी परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। अगर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मैच हो परचेज, फिर एक डॉक्यूमेंट बनाई जाती है गुड रिसीट नोट, उसको साइन करता है, एक कॉपी सप्लायर को दे दी जाती है, एक कॉपी अपने पास और एक कॉपी अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दी जाती है। इसका जो सबसे बड़ा काम होता है वो ये इंस्पेक्शन करनी है और गुड रिसीट नोट और देखना है कि ये परचेज ऑर्डर के मुताबिक है कि नहीं। जो गुड रिसीट नोट बनना चाहिए परचेज ऑर्डर के मुताबिक। ये एक जगह मैं फ्रॉड पढ़ रहा था, अब आप डिसाइड कीजिएगा ये फ्रॉड है कि नहीं। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, यानी गुड जब रिसीव हो तो कहते थे कोई बात नहीं, कोई ना कोई चीज़ आ ही रही है ना, जा तो नहीं ना रही, तो रिसीव हो रही है एज इट इज़, इसको वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाए। अब अगर तो जेन्युइन परचेज थी उसमें रिस्क हो सकता है कि बी पेयर माल जो है वो बेच दिया जाए, ऑर्डर ए का किया था बाद, या टूटी फूटी चीज़ें सप्लायर बेच दे और बाद में कहे आपसे टूटी है ये, इसीलिए पूरा ही सामान ना हो, इसलिए इंस्पेक्शन ज़रूरी है। इस कंट्रोल वीकनेस का उसके कंपैरेटर को पता, कंपैरेटर का वेयर हाउस भी साथ ही था, उसे पता चला मार्केट में रेट्स इस वक्त कम है, अगले आने वाले महीने में रेट बढ़ जाएंगे। कंपैरेटर ज़्यादा सामान इस वक्त ख़रीदना चाहता था ताकि डिक्रीज इन रेट का बेनिफिट उठाए, उसके पास सामान रखने के लिए जगह नहीं थी। उसने क्या किया, ऑर्डर दिया और एड्रेस लिखवाया साथ वाले गोदाम का, यानी उस कंपनी का जिसका कंट्रोल वीक था। वहां पे बंदे ने रिसीव कर ली इन्वेंट्री और स्टोर में रख ली। अब स्टोर में जब उसने रख ली, महीना गुजर गया, अब जाहिर है ये उनकी ऑफिशियल परचेज तो थी नहीं, तो इसकी इनवॉइसिंग या रिकॉर्ड तो इन्वेंट्री में अपडेट नहीं होना था इनका। महीने के बाद वो कंपैरेटर आया और कहने लगा सर जी हमने एक ऑर्डर दिया था अभी तक आया नहीं, हमने फ़ोन करके पता किया है तो पता चला गलती से उन्होंने हमारा सामान आपको डिलीवर कर दिया है, देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं ये सारे, अब हमारा सामान दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है सर, सॉरी गलती, माजरत हो गई, वो गलती से उनकी गलती थी, हमने समझा हमारा, ये लीजिए। अब बताइए इसमें फ्रॉड है कि नहीं? बिल्कुल है, ठीक है। उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया महीने तक उसने। तो ये होता है जब किसी को भी आपकी कंट्रोल वीकनेस का पता चलता है ना, वो आपका चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे कंपेटिटर हो, हर बंदा चाहता है कि अगर इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है तो उठा लिया जाए।
तो आप समझते हैं कि रिसीविंग में खास तौर पे परचेज ऑर्डर के साथ मैच करना, क्या पता चले हमारी ही परचेज है कि नहीं, कंपेटिटर की तो नहीं। और दूसरा ये देखना कि क्वांटिटी और क्वालिटी मैच करती है कि नहीं, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अगर रिसीविंग डिपार्टमेंट के फंक्शन समझ आ गए तो मुझे बताइए, रिसीविंग डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट कब होता है? जब इसके पास परचेज ऑर्डर आता है, शाबाश। और इसका काम खत्म कब होता है? जब गुड रिसीट नोट अगले डिपार्टमेंट में भिजवा देता है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो इस डिपार्टमेंट में जनरेट होती है वो गुड रिसीट नोट, शाबाश, ठीक है, जिसके ऊपर साइन होने चाहिए रिसीविंग डिपार्टमेंट के हेड के, बिल्कुल ठीक। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट कौन सा हमारा? इनवॉइसिंग बिलिंग। इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज इनवॉइस प्रिपेयर करना। अच्छा, इसे परचेज, जैसे वो इनवॉइसिंग सेल्स वाले में सेल इनवॉइस प्रिपेयर करना था, इसे अक्सर परचेज इनवॉइस की बजाय वर्ड यूज होता है सप्लायर इनवॉइस। और सप्लायर इनवॉइस का वर्ड क्यों यूज होता है, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग रीजन है। पहले मैं आपको सिंपल बता दूं सिस्टम। परचेज सिस्टम में इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट का काम है परचेज इनवॉइस प्रिपेयर करना। परचेज इनवॉइस में सबसे अहम दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और रेट। क्या इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट वाले के पास परचेज ऑर्डर की कॉपी होगी? बताइए, क्या होगी? बताइए, क्या इसके पास जीआरएन की कॉपी होगी? क्वांटिटी कहां से उठाता है ये इनवॉइसिंग वाला? जीआरएन से। और रेट कहां से उठाता है? परचेज ऑर्डर से मैच करके। उसके बाद इनवॉइस बन जाती है। सेल सिस्टम में तो जिस दिन गुड्स डिस्पैच होती थी ना, इनवॉइसिंग वाला उसी दिन इनवॉइस बनाया करता था, ठीक है। लेकिन परचेज सिस्टम में जिस दिन गुड्स रिसीव जीआरएन बना है ना, ये उस दिन इनवॉइस नहीं बनाता, उस दिन इनवॉइस नहीं बनाता। इसकी रीजन सुने। फाइनेंस का एक रूल है, फाइनेंस का एक रूल है क्या? अगर जो कि इस्लामिक रूल के अगेंस्ट है। इस्लामिक रूल क्या? कि अगर आपने किसी को पैसे कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं ना, तो आप उन पैसे को अदा करने, जल्द से जल्द अदा करें। अगर किसी से वसूल करने हैं तो उसको छूट देते जाएं। ड्यू डेट के बाद जितने दिन छूट देते जाएंगे, हर दिन का उस अमाउंट के बराबर सदके का सवाब है, सदके का सवाब। तो बंदा कहता है कि दिल करता है इतना सवाब देख के किसी को कर्ज दे और फिर वो बंदा वापस ही ना दे, ताकि हर रोज सवाब है। बहरहाल, लेकिन फाइनेंस का रूल क्या है? फाइनेंस ये सिखाती है अगर आपने किसी से पैसे वसूल करने हैं तो जल्द से जल्द लें, और अगर किसी को पैसे अदा करने हैं तो लेट से लेट करें। ये गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल है। इसीलिए जब सेल्स करते हैं ना, फौरन रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड करेंगे तब से क्रेडिट पीरियड 30 डेज शुरू हो जाता है, फौरन वो उसी दिन रिकॉर्ड कर। लेकिन जब यहाँ पे इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट में आया ना, तो ये जब जीआरएन आती है उसको अपने पास रख के संभाल के बैठ जाता है। हालांकि ये अगर चाहे इनवॉइसिंग वाला, इसके पास जीआरएन भी है, इसके पास परचेज ऑर्डर भी है, उसी दिन इनवॉइस बना के अकाउंट डिपार्टमेंट भेज सकता है। नहीं भेजता, ये अपने पास जीआरएन को संभाल के रख लेता है, इनवॉइस नहीं बनाता। इससे पूछा जाए भाई इनवॉइस क्यों नहीं बनाते हैं? बना तो सकते। कहता है सर जब अभी सप्लायर ने ही हमें अपनी इनवॉइस नहीं भेजी, सप्लायर ने ही क्लेम नहीं किया, तो हम अपनी लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करें? हम अपनी लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड करें? तो जीआर रिसीविंग डिपार्टमेंट वाले के पास ना, ये देखिएगा जरा, ये इसके पास जीआरएन आती है, जीआरएन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 10 तक जीआरएन आ गए। जीआरएन संभाल के रखेगा, इंतजार करेगा सप्लायर का। अच्छा, सप्लायर भी बड़ा अक्लमंद होता है, उसको भी पता है कि मैं जब तक इसको इनवॉइस नहीं ना दूंगा ये रिकॉर्ड नहीं करेगा।
ये इनवाइस साथ बना के लेके आता है। लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं, वो कहते हैं इनवाइस बना के लेके आते हैं, लेकिन उनके माल में कुछ गड़बड़ निकल आती है। जब गड़बड़ निकल आती है तो कहते हैं वो इनवाइस दोबारा बनानी पड़ेगी। तो कोई माल डिफेक्टिव है, वो कहते हैं भाईजान आप 10,000 यूनिट की इनवाइस बना के लाए हैं, इसमें 200 यूनिट ख़राब है, तो 9,800 की GRN देंगे हम आपको। वो कहता है अच्छा GRN 9,800 की है, इनवाइस मैं तो घर से 10,000 की बना के लेके आया था, दोबारा बना लेता। तो अक्सर जो सप्लायर्स होंगे फौरी तौर पे इनवाइस साथ लेके आते हैं। कुछ सप्लायर्स किसी वजह से इनवाइस नहीं ला पाते, तो वो कहते हैं अच्छा हम 2-3 दिन के बाद इनवाइस देंगे। अब ये कंसेप्ट गौर से देखिएगा, इसको एक प्रीवियस कंसेप्ट से लिंक करना है। फर्ज कीजिए इस केस में सप्लायर इनवाइस आ गई, इसकी भी इसकी नहीं आई, इसकी नहीं आई, सबकी आ गई, 2 की रह गई। अब ये इनवाइसिंग वाला क्या करेगा? हालांकि ये चाहता तो बड़ी आसानी से खुद इनवाइस प्रिपेयर करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भिजवा सकता था, लेकिन ये क्या करता है, GRN की लिस्ट अपने पास सप्लायर की इनवाइस का तैयार, ये कहता है मैं सप्लायर की इनवाइस को रीचेक करके आगे भेजूंगा, अपनी इनवाइस नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर की इनवाइस का इंतजार करूं तो फिर हमें ज्यादा टाइम मिल जाता है, पेमेंट डिले हो जाती है, और सप्लायर भी एतराज नहीं कर पाता क्योंकि उसने इनवाइस ही डिले नहीं भेजी। इसलिए याद रखें, अगर आज के दिन इसके पास 10 GRN, जरा सोच के बताइएगा, इनवाइसिंग वाले के पास 10 GRN आई हैं, 8 इनवाइसेस आई हैं, ये कितनी इनवाइसेस फाइनल करके आगे भेजेगा? 8, 2 नहीं भेजेगा। अच्छा गौर से सुनिएगा, इसके पास 2 GRN हैं लेकिन उनकी सप्लायर इनवाइस नहीं आई, ये उनको आगे नहीं भेजेगा। इन 2 GRN का नाम पता है क्या है? पेंडिंग GRN। शाबाश, पेंडिंग GRN पता था? असूली तौर पे काउंटिंग के रूल्स के मुताबिक पेंडिंग GRN रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, आपके पास रेट भी मौजूद है, पेंडिंग GRN रिकॉर्ड होनी चाहिए असूली तौर पे। आप गुड्स रिसीव कर चुके हैं, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करता क्योंकि सप्लायर की इनवाइस नहीं आई। तो ये रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसलिए क्रेडिटर में याद रखिए, जब हम आते हैं ना, पहला काम यही करते हैं, हमें पता था कुछ ना कुछ पेंडिंग GRN पड़ी होंगी, हम कहते हैं लाओ भाई पेंडिंग GRN है, क्या है, क्यों नहीं रिकॉर्ड की? तो सर सप्लायर ने इनवाइस ही नहीं भेजी। मैंने कहा चीजें वसूल कर ली है कि नहीं कर ली, करो रिकॉर्ड। तो हम ऑडिटर आके रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं करता, इसकी रीजन आपको पता नहीं, क्यों नहीं रिकॉर्ड करता? ना इसने आई होती है। यहां तक क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए, इनवाइसिंग डिपार्टमेंट का काम शुरू कब होता है? जब GRN इसके पास आ जाती है। काम खत्म कब होता है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट भेजता है। सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये क्या बनाता है? क्या इनवाइस एक्यूरेट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आगे चलते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले क्या, आपको पता है 2 काम है। क्या काम है? रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग। जर्नल में कल हमने एंट्री की थी सेल्स जर्नल में, आज करते हैं परचेज जर्नल। हर इनवाइस लाता था रिकॉर्ड, इनवाइस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 पूछेगा किधर है, वो कहेगा सर उसकी इनवाइस आनी है अभी, कहेगा ठीक है। यहां पे टोटल आ गया 15,000 का। पहले यहीं तक रहते हैं। क्या इनवाइस रिकॉर्ड करने में गलती हो सकती है? इसके पास आए 8, रिकॉर्ड कर ले 7 या 9, क्या कंट्रोल है? पहला कल बताया था, हाँ वो जो कहा बैच टोटल। बैच टोटल का मतलब क्या है? जब ट्रांजैक्शन बैच की शक्ल में रिकॉर्ड हो रही हो तो उनमें कोई गलती ना हो जाए, इस वजह से एंड पे बैच रिकॉर्ड करने के बाद एंड पे टोटल करके देखते हैं कि जितनी इनवाइसेस आई थी और जितनी रिकॉर्ड हुई हैं दोनों मैच करती हैं कि नहीं। क्लियर हुई है बात? यह है बैच टोटल। अच्छा फिर इसके बाद बताइए, ये तो हो गया रिकॉर्डिंग, इसके बाद है पोस्टिंग। क्या ये टोटल लेजर में रिकॉर्ड होगा? ये जर्नल है, जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? लेजर।
और क्या आपको पता है लेजर दो किस्म के होते हैं, एक जनरल लेजर जिसे कंट्रोल अकाउंट भी कहते हैं और एक सब्सिडरी लेजर, ये पता है पक्का? हाँ, सब्सिडरी लेजर इंडिविजुअल का होता है, इसे सेल्स लेजर या परचेज लेजर भी कहते हैं सब्सिडरी लेजर को, और जो जनरल लेजर होता है कंट्रोल अकाउंट कहते हैं इसको। ठीक, तो इसके बाद जर्नल से लेजर में रिकॉर्डिंग होनी है। अब इसमें दो तरह के लेजर हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, जनरल लेजर हमारा ऑफिशियल होता है, और जो सब्सिडरी लेजर होता है ना, सेल्स लेजर या परचेज लेजर, इसे सब्सिडरी लेजर कहते हैं, ये हमारा रफ वर्क होता है। जनरल लेजर में एक ही काउंट होता है क्रेडिटर्स या डेटर्स से रिलेटेड, जिसे कहते हैं क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर में हर क्रेडिटर का अलग अकाउंट होता है, ए बी सी डी, यहां पे जो अमाउंट होगी वो हर एक के हर एक की ए की ए के अकाउंट में, बी की बी के अकाउंट में, इंडिविजुअल, और एंड पे जो इन सब का टोटल है, पोस्टिंग जो जगह पे होती है, जो परचेज इनवाइसेस परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होती है ना, जर्नल से इनकी पोस्टिंग दो जगह पे होती है, एक कंट्रोल अकाउंट में, एक सब्सिडरी लेजर में। फर्क क्या है? कंट्रोल अकाउंट में टोटल और सब्सिडरी लेजर में इंडिविजुअल। क्या ऐसा हो सकता है पोस्टिंग करते हुए, रिकॉर्डिंग करते हुए तो आपने कहा गलती हो सकती है, उसका इलाज क्या है? बैच टोटल। पोस्टिंग करते हुए गलती हो जाए, अच्छा सुनिए, फिर पोस्टिंग करते हुए अगर आपने सेल्स सिस्टम अच्छे तरीके से समझा है ना, तो अगले दो सवालों का मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद बता सकते हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है ये 150 है, इसको नीचे यहां पे आते आते 510 रिकॉर्ड कर दिया जाए? ये गलती हो सकती है। इस गलती के लिए क्या कंट्रोल है? कौन सा कंट्रोल इस गलती को आइडेंटिफाई करेगा अगर किसी इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट में गलत एंट्री हो गई? अकाउंट स्टेटमेंट। कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे, इसलिए कि कंफर्म है वही चीज, लेकिन वो ऑडिटर करता है। कंफर्मेशन एक ऑडिट प्रोसीजर है, अकाउंट स्टेटमेंट एक कंट्रोल एक्टिविटी है। ठीक है, अकाउंट स्टेटमेंट जब मंथ एंड पे सारे क्रेडिटर्स को अकाउंट स्टेटमेंट भेजेंगे तो जिसका फर्क होगा सामने आ जाएगा, तो अकाउंट स्टेटमेंट एक कंट्रोल है। क्लियर? अच्छा, अगला जवाब, क्या ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल तो एंट्री सारी सही गई हो, ये 15,000 है, इधर इस 1500 रिकॉर्ड हो जाए? हाँ जी, रिकंसिलिएशन। किसकी किसके साथ रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन बिटवीन कंट्रोल अकाउंट विद सब्सिडी लेजर। और जो क्रेडिटर अरसा दराज हुआ पेमेंट नहीं कर रहे, उनकी एजिंग बनानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे कुछ कंट्रोल। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जब रिकॉर्ड करता है ना, रिकॉर्ड करने से पहले एक दफा देख लेता है कि सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, यानी परचेज डॉक्यूमेंट सारी कंप्लीट है, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस वगैरह वगैरह। ये सिस्टम समझ आ गया? अब अगर सिस्टम समझ आ गया तो आप कंट्रोल्स आसानी से कवर कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा परचेज सिस्टम की ट्रांजैक्शन 4 डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमने परफॉर्म कर ली। अगर सिस्टम आपको समझ आ गया तो ये सिर्फ समझ लीजिए आपकी रीडिंग ही होगी। सबसे पहले परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट, इसमें कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स। क्या जितनी भी परचेजेस हैं वो ऑथोराइज्ड होनी चाहिए कि जिसकी मर्जी है वो परचेज करता रहे? क्या परचेजेस जिससे मर्जी कर लें कि अप्रूव्ड सप्लायर्स हो?
क्या कोटेशन वगैरह कॉल करनी चाहिए ताकि जिसका सबसे कम रेट है उससे चीजें खरीदें? कोई कोटेशन कॉल किए बगैर ही बाइंग कर ले? करने चाहिए। अच्छा, ये है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। अब इनकी एक्टिविटीज क्या हैं? नंबर 1 सेग्रीगेशन और ड्यूटीज, ये बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है, बल्कि जहां जहां सेग्रीगेशन और ड्यूटीज मैं टिक कर रहा हूं। निंजा अप्रोच, हाँ जी, क्लियर। इसके बाद प्री नंबरिंग होनी चाहिए। किसकी प्री नंबरिंग होनी चाहिए? परचेज, ताकि अगर कोई परचेज ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो सका, जो परचेज ऑर्डर रिसीव नहीं हो सका, हम उसकी लिस्ट बना सके कि ये परचेज, जैसे सेल्स ऑर्डर में था ना कि अगर प्री नंबरिंग होगी ताकि पता चल जाएगा कौन सा डिस्पैच हो गया कौन सा नहीं हुआ, कंप्लीटनेस इंश्योर करने। तो वहां पे कंप्लीटनेस इंश्योर करनी थी कि सारे के सारे सेल्स ऑर्डर डिस्पैच हो गए हैं। यहाँ पे प्री नंबरिंग कर रहे हैं किस लिए? इंश्योर करने के लिए सारे के सारे रिसीव हो। प्री नंबरिंग ये करें। फिर इसके बाद अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट होनी चाहिए जो कब अप्रूव हुई हो, 4 साल पहले। इसमें एक्सेस सबकी होनी चाहिए ताकि जो मर्जी अपनी मर्जी से ऐड कर ले, अपने भाई को ऐड कर ले कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला। एक्सेस राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। कोटेशन ऑर्डर से पहले कोटेशन कॉल करनी चाहिए, और जितने भी परचेजेस हैं अप्रूव्ड सप्लायर्स को होनी चाहिए जो इस लिस्ट में था, और इनसे कोटेशन भी होनी चाहिए। और एंड पे जब सेल्स ऑर्डर हो तो हमारी कंपनी की तरफ से एक बंदा साइन करे जो ऑथोराइज पर्सन हो, ताकि हर एरे गैरे को प्रूव करने की इजाजत। क्लियर? ये आप समझते हैं कि ये कंट्रोल्स होंगे तो ऑर्डर डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से अपना काम कर सकेगा। रिसीविंग डिपार्टमेंट प्री नंबरिंग होनी चाहिए किसकी? GRN, ताकि बाद में पता चल सके किस GRN का सप्लायर इनवॉइस आई है किसके नहीं आई। जब रिसीव कर रहे हैं गुड्स को इंस्पेक्ट करना चाहिए, GRN पे साइन भी होने चाहिए। अगर GRN पे साइन है इसका मतलब क्या है? कंफर्म है कि हमारे किसी बंदे ने इसको इंस्पेक्ट किया है। इंस्पेक्शन का एविडेंस क्या होता है कि गुड्स को इंस्पेक्ट किया गया कि नहीं? जो इंस्पेक्ट कर रहा होता है वो साइन करता है। इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट को इनवॉइस बनाते हुए किससे कंपेयर करना है? क्वांटिटी को GRN के साथ, और रेट्स एंड डिस्काउंट को परचेज ऑर्डर के साथ। इनवॉइसेस भी प्री नंबर होनी चाहिए ताकि कोई मिसिंग होती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती तो वो पता। याद रखें ये पूरे ऑडिट का असूल है कि हर डॉक्यूमेंट प्री नंबर होनी चाहिए, हर डॉक्यूमेंट प्री नंबर होनी चाहिए। इमेजिन कीजिए आपकी कोई ऐसी किताब जिसके नीचे नंबरिंग ही नहीं लिखी, पेज नंबर ही नहीं लिखा हुआ, आप कहेंगे सर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिस पब्लिकेशन में मिस प्रिंटिंग की वजह से कुछ पेजेस दरमियान में मिसिंग होते हैं। वो आपको कैसे पता चलता है कि पेज मिस है कि नहीं? प्री नंबर। अगर प्री नंबरिंग ना हुई हो तो पता चल सकेगा? नहीं पता चल सकेगा। ये होता है प्री नंबरिंग का, और ये हर बुक में प्री नंबरिंग होनी चाहिए। इसी तरह ऑडिट में रूल है, आप देख रहे होंगे कुछ कंट्रोल्स बार बार आ रहे हैं। ये ऐसे कंट्रोल है जो हर जगह सेग्रीगेशन और ड्यूटीज हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हर सिस्टम में होना चाहिए। प्री नंबरिंग हर सिस्टम में होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट भी है उसकी प्री नंबरिंग होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था क्रेडिट नोट, आज डेबिट नोट। कल भी इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट डील कर रहा था, आज भी इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन ये इतना डेबिट या क्रेडिट नोट इतना अहम नहीं है, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में काम आ सकता है, केस स्टडी में इसको टेस्ट नहीं करता। GL या अकाउंट्स डिपार्टमेंट कि सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो। बैच टोटल किस लिए? ताकि पता चल जाए जितनी ट्रांजैक्शन है सारी रिकॉर्ड हुई है। चेक ऑर्डर ट्रेल इज कंप्लीट, ये ट्रेल है, TRAIL, ट्रेल। ट्रेल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन को कहते हैं ऑर्डर ट्रेल, सारी डॉक्यूमेंट। यानी इसने अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने इनवाइस रिकॉर्ड कर, क्योंकि एक दफ़ा इनवाइस रिकॉर्ड होगी ना तो पैसे अदा करने ही करने हैं। बाज़ औक़ात ना सिस्टम में ऑटोमेटेड होते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम में क्या होता है? क्रेडिट पीरियड होता है हर एक का 30 डेज। आपने जैसे इनवाइस रिकॉर्ड की ना, अब वो ऑटोमेटिकली 30 दिन गिनेगा सिस्टम, और 30 दिन के बाद सप्लायर के अकाउंट में पैसे
ट्रांसफर कर देगा। ऑटोमेटेड सिस्टम में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इसीलिए आपको पेमेंट पे चेक ना करना पड़े कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी आगे के, क्या करना पड़े, रिकॉर्ड करते हुए ही चेक कर लें कि सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि नहीं, गुड्स रिसीव हो चुकी हैं कि नहीं, सेल इनवॉइस बन चुकी है कि नहीं। बल्कि इससे मुझे केस स्टडी याद आ गई, उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा सप्लायर ने गुड्स भेजी हैं, गुड्स आ रही हैं रास्ते में, लेकिन इनवॉइस उसने इलेक्ट्रॉनिकली भेज दी। हमारे अकाउंटेंट के पास इनवॉइस आई, उसने देखा हाँ भाई ये हमारे परचेज ऑर्डर के साथ मैच करती है इनवॉइस, और उसे रिकॉर्ड कर लिया। गुड सिस्टम के बैड क्या वीकनेस है, शाबाश, हाँ जी, गुड रसीद नोट के बगैर तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। जब तक गुड्स नहीं रिसीव हो सकता, बाद में रिसीव ही ना हो और पेमेंट हो जाए। और फिर इसके बाद अकाउंट स्टेटमेंट मंथली भेजनी चाहिए, रिकंसिलिएशन भी। नहीं बना तो फिर हमारा इनवॉइस भी तो नहीं बनी होगी, तो उसने डायरेक्ट कैसे किया? हाँ, जीआरएन नहीं बना, इनवॉइस इस सूरत में नहीं बननी चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया वो खुद बनाने के बजाय सप्लायर इनवॉइस को प्रोसेस करते हैं। सेल सिस्टम और परचेज सिस्टम में जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा फर्क है ना, वो ये है कि सेल सिस्टम में इनवॉइस खुद बना के रिकॉर्ड कर ली जाती है, जबकि परचेज सिस्टम में सप्लायर की इनवॉइस का इंतजार किया जाता है और सप्लायर की इनवॉइस को रीचेक किया जाता है कि वो क्वांटिटी, फिर उसको आगे प्रोसेस किया जाता है। इस वजह से उसने सप्लायर की इनवॉइस को ही, जैसे इनवॉइस आई उसने जीआरएन देखा ही नहीं आई है कि नहीं, प्रोसेस कर दिया, तो वीकनेस है। गुड या सर्विस वसूल किए बगैर आप कैसे लायबिलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं? मैं क्लियर? ठीक है, अब बताइए कोई केस स्टडी अब आप सॉल्व कर सकते हैं या कर लें हम? कर लेंगे पक्का? अच्छा, आपने ज़हन में रखिएगा, आज के दिन जो आप केस स्टडी प्रैक्टिस करें ना, जो भी होम असाइनमेंट है, आपका बेंचमार्क है 50%। अगर आपने 50% वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर ली हैं, आप कंफर्टेबल स्टेज पे हैं। अगर 50% से कम है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, और 50% से जितना ज्यादा है उतना बेहतरीन है। भैया कोई इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? करे मनोरंजन का, हाँ करे, खुशबू आ रही थी। अच्छा, ये बस एंड में 2-3 चीजें, सिर्फ 2-3 काम की चीजें कह रहा है। मोस्ट डेडली मिस्टेक, क्या कह रहा है? मोस्ट डेडली मिस्टेक क्या कह रहा है? देखिए, सिस्टम में कोई चीज समझ आई नहीं आई, आगे पीछे हो गई, एक वीकनेस नजर ढूंढ 4-5 ढूंढ ली, 1-2 रह गई, ये भी मिस्टेक है छोटी मोटी। यह मोस्ट डेडली मिस्टेक क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन कंट्रोल एक्टिविटी एंड, ये आपको बताया मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, याद रखना है आपने एक चीज, कंट्रोल एक्टिविटी परफॉर्म करती है मैनेजमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करता है ऑडिटर। कंट्रोल एक्टिविटी लिखते हुए आपने स्टार्ट लफ्ज ऑडिटर से कर लिया ना, आप गए जीरो। ये फिर चाहे जितना मर्जी रटा लगाया हुआ है वो जीरो, डेड हो गया। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में आपने लिख दिया मैनेजमेंट, फिर भी जीरो। फिर मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन, वही बात आपको बता दें, मिस क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे भी नहीं करने, दाएं बाएं भी नहीं करने। हाँ, फिर कह रहा है देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी और टेस्ट ऑफ कंट्रोल। रिक्वायरमेंट में ध्यान से देखना है पूछ क्या रहा है। हाँ, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, कंट्रोल एक्टिविटी पूछ रहा है कंट्रोल एक्टिविटी लिखनी है, लेकिन सेंटेंस फॉर्म में। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखना है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं सिखाए, लेकिन वो 10 मिनट का काम है, अभी सिखाने भी नहीं। वो स्किल, मैंने आपको बताया स्किल है, वो स्किल डेवलप करनी है आप में, वो आसानी से हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लियर जी? चलिए, तसल्ली से आपने पढ़ना है। और अगेन से परचेज सिस्टम में भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पढ़ने भी हैं, याद भी करने हैं। कंट्रोल एक्टिविटीज या पढ़नी है,
याद सिर्फ बोल्ड पॉइंट करना है, कंप्लीट नहीं। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिलहाल ना पढ़ना है ना याद करना है। क्लियर जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।